आप लोगों का यहाँ पर खुशामदीद, आप लोगों को यहाँ पर खुशामदीद और बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का। मैं जो बातें कहना चाहता हूँ शायद आपके लिए मुफीद हो सकें, या उसमें से कोई इक्का दुक्का बात आपके लिए मुफीद हो सके। मुमकिन है कि आप पहले से ही जानते हो वो बातें, तो उस सूरत में आपका जो वक्त बर्बाद होगा उसकी भी माफ़ी पहले ही से मांगता हूँ मैं। ठीक है, अब हमारा आज का मौजू है आवाज़ या वॉइस। उर्दू में एक ही लफ्ज़ है हर किस्म की आवाज़ के लिए, चाहे जानवर की आवाज़ हो या इंसान की आवाज़ हो, एक ही लफ्ज़ है उर्दू में। अंग्रेज़ी में ह्यूमन वॉइस को वॉइस कहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स एंड द साउंड ऑफ अ बर्ड चर्पिंग एट्सेट्रा। आवाज़ की हैसियत हमारी ज़िंदगी में बड़ी बुनियादी है, इसलिए कि आवाज़ वो वसीला है, वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपना इजहार करते हैं एक इंसान के तौर पर, और जिसके ज़रिए हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मेरा ताल्लुक़ यहाँ के थिएटर डिपार्टमेंट से है, तो एक्टर की तालीम में तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा आवाज़ होता है, और किसी भी एक्टिंग स्कूल में आवाज़ कम से कम 3 साल तक पढ़ाई जाती है। अब आप ये भी सोचेंगे कि आवाज़ में पढ़ने का क्या है, हम सबकी आवाज़ निकलती है, हम सब बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसी तरह से जो गाने वाले लोग होते हैं उन्हें भी आवाज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे मुल्क में बहुत कम होता है ऐसा, गुलकारों को आम तौर पर आवाज़ की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। एक घराने में 4 बेटे हैं, किसी मौसीकी के घराने में, उसमें एक की आवाज़ अच्छी है, 3 की नहीं अच्छी है, एक की पैदाइशी तौर पर अच्छी है, तो कहते हैं अच्छी बात है, इसकी आवाज़ अच्छी है। लेकिन आवाज़ को ट्रेन करके एक्सरसाइजेस के ज़रिए आवाज़ को अच्छा और मुअस्सर कैसे बनाया जाए, इसका हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है, वेस्ट में है। बग़ैर आवाज़ की ट्रेनिंग के आप गाने की ट्रेनिंग की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो गाने वाले जो हैं या एक्टर्स हैं, इनका तो बहरहाल बहुत ही वाज़ेह किस्म का, ऑब्वियस किस्म का ताल्लुक़ है आवाज़ से, लेकिन और भी बहुत सारे शोबे हैं जिसमें अगर आपने अपनी आवाज़ पर काम किया है, या अगर आप इक्का दुक्का ऐसे भी होता है कि किसी की आवाज़ पैदाइशी तौर पर अच्छी है, जैसे बाज़ इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर सुर में गाते हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं उस काम को। तो और जो शोबे हैं जिनमें आवाज़ पर अगर आपको उबूर हो तो जिसमें आप जा सकते हैं, वो न्यूज़ रीडिंग है, होस्टिंग है टेलीविज़न वगैरह पर, इंटरव्यूइंग है,
आजकल तो और बहुत सारे पॉडकास्ट और ये और वो सब निकल गए हैं, जिन सब में ताल्लुक़ इसका है कि आपकी आवाज़ का। तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आवाज़ इतना अहम रोल रखती है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। मिसाल के तौर पर हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर फिज़िकली फ़िट रखने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, दौड़ते भागते हैं ताकि ठीक लगें, अच्छे लगें, मेरी तरह तोंद न निकल आए, ठीक है ना, और देखने में आप लोगों को अच्छे लगें। इसी तरह से आप अपने लिबास पर भी अपनी टेस्ट और हैसियत के मुताबिक जो कुछ होता है आप जितना भर बेहतर से बेहतर पहन सकते हैं, पहनते हैं। आप अपने बालों को बनाते हैं ख़ास तौर से अपने शौक़ के मुताबिक। ये तमाम चीज़ें इसलिए होती हैं कि आप दूसरों पर एक अच्छा असर पड़े, आप भले नज़र आएं दूसरों को और अपने आप को भी शायद। लेकिन जिस चीज़ का सबसे आपकी शख्सियत के जिस हिस्से का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो है आवाज़, और आवाज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते हैं हम कैसे लग रहे हैं, हमारी कलर कॉम्बिनेशन कपड़ों का ठीक है या नहीं, हमारे बालों में ठीक कंघी हुई है, लेकिन हमारी आवाज़ कैसी, हम बोलते कैसे हैं, इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। और बाज़ बड़ी प्यारी प्यारी और इम्प्रेसिव शख्सियात जो हैं वो आवाज़ की वजह से मात खा जाती हैं। एक बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील लड़की आई, तैयार, ये वो, आपने कहा वाह वाह। जब उसने मुंह खोला तो आपने कहा ओह। तो इसी तरह से मर्द भी तवाना, हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त, इम्प्रेसिव, जब आके उसने बातचीत शुरू की तो वो सारा जो था उसका असर वो ख़त्म हो गया। तो बहुत सारे शोबे हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, आपने देखा होगा कि बाज़ लोग हैं जिनकी सोहबत में, कंपनी में हम ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, इसलिए कि उनके बात करने का अंदाज़ बहुत ही दिलचस्प होता है। वो किसी मामूली से मामूली वाक़े को भी बयान करेंगे तो इस तरह से बयान करेंगे कि आपको मज़ा आएगा। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कोई बहुत बहुत बड़ी घटना भी बीत गई तो उसको आके इस तरह कहेंगे कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं पैदा होगी। कि यार मैं जंगल से गुज़र रहा था तो मैंने वहाँ शेर देखा। दूसरा, आपको पता है क्या हुआ? मैं जंगल से गुज़र रहा था और मैंने देखा वहाँ शेर। ठीक है ना? तो वो शख्स सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। इसी तरह से बाज़ टीचर्स होते हैं जो बोरिंग टीचर्स होते हैं क्लास में, और बाज़ टीचर्स होते हैं जो बहुत दिलचस्प होते हैं। उनमें वाज़ेह फ़र्क जो है उनके गुफ्तार का अंदाज़, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव। बाज़ टीचर्स होते हैं जो इतना जानते हैं
लेकिन उनकी क्लास में मज़ा नहीं आता है और आप वहाँ से कुछ ले के नहीं उठते हैं। बास टीचर्स हैं जो इतना ही जानते हैं, लेकिन उस इतने को आप तक पहुँचाने का तरीक़ा का सलीक़ा भी उनको मालूम होता है। तो टीचिंग वाले शोबे में भी टीचर्स के लिए भी आवाज़ का इस्तेमाल और इसको किस तरह बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, जिन लोगों का ताल्लुक़ टीचिंग से है उनके लिए भी बहुत अहम है। एक और बात बड़ी दिलचस्प कि हम सब की आवाज़ें यूनिक होती हैं, हर एक की आवाज़ अलग है। जिस तरह से हर एक का चेहरा अलग होता है, हर एक की आवाज़ भी अलग होती है। कोई दो लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी हू बहू एक सी आवाज़ हो। जिस तरह कोई दो लोग आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, जो बिल्कुल 100% एक दूसरे के जैसे हों। तो आवाज़ आपकी शख्सियत को इस हद तक डिफ़ाइन करती है, पोर्ट्रे करती है कि अक्सर ये होता है कि कोई दोस्त है जिससे हम 2 साल 3 साल 4 साल से नहीं मिले, फिर उसका फ़ोन आता है, हेलो, आप कहते हैं हाँ भाई कौन बोल रहा है, तो वो शिकायत करता है कि अच्छा आप पहचानते भी नहीं। मतलब ये कि मेरी आवाज़ को पहचानो, है ना, मेरी आवाज़। तो अब आपकी पहचान होती है आपकी आवाज़। एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ कि वॉइस प्रोडक्शन का ताल्लुक ताकत से नहीं है, ताकत से नहीं है बल्कि रिलैक्सेशन से है। और रिलैक्सेशन उस वक्त आता है जब हम पूरे तौर पर पुरसुकून होते हैं, हमारे बदन के किसी हिस्से में, खुसूसन ये जो सारे हिस्से हैं, इनमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो आम तौर पे ये होता है, बल्कि थिएटर के एक्टर्स भी करते हैं कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी है तो भाई वहाँ तक यूँ या तो आवाज़ को ऊंचा कर देंगे या यहाँ से ताकत लगा करके उसको करेंगे। आवाज़ का ताकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है इतनी सी चीज़ होता है ना, और हॉस्पिटल का पूरा कॉरिडोर उसकी रोने की आवाज़ से गूंज जाता है। वो ताकत से तो वो काम वो नहीं कर रहा है। एक कोयल है, इतनी सी होती है, कूकती है तो आधा मील या 1 मील तक उसकी आवाज़ जाती है। तो ये काम वो ताकत से तो नहीं कर रही है, ठीक है ना। अगर ताकत से होता तो, बल्कि अक्सर ये होता है कि जो पहलवान होते हैं उनकी पतली सी अजीब सी आवाज़ होती है ना। तो इसका ताल्लुक ताकत से नहीं है, तो बच्चे की आवाज़ इस तरह से क्यों जाती है? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रिलैक्स्ड होता है, उसने अभी तक टेंस होना नहीं सीखा है। टेंशन हम सीखते हैं एज वी ग्रो अप। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सोसाइटी हमें टेंस करती जाती है। मुझसे ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ओफो इसका क्या होगा, ओफो आज मुझे वर्कशॉप देना है, पता नहीं क्या होगा भाई, वगैरह वगैरह।
ये तमाम इतने बजे वहाँ पहुँचना है, इतने बजे वहाँ पहुँचना है, देखो अगर यहीं देर हो गई तो वहाँ, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग टेंस होता है। जब हमारा दिमाग टेंस होता है तो बॉडी भी टेंस होती है, ये भी एक अजीब चीज़ है। और जब बॉडी टेंस होती है तो दिमाग टेंस होता है। चुनांचे आवाज़ के सिलसिले में जो चीज़ सबसे पहले सिखाई जाती है वो है रिलैक्सेशन, हाउ टू रिलैक्स। और रिलैक्स करना भी एक फ़न है। आपने देखा होगा जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स वगैरह तमाम चीज़ों में ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। इसलिए कि जिस वक्त आप रिलैक्स्ड होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और जब आप टेंस होते हैं, अगर कोई मेरी तरफ आए यूं करके मुझे मारने के लिए, तेज़ी से आएंगे, और मैं अगर यूं कर लूं, टेंस कर लूं अपने आप को, तो फिर तो मैं इनके लिए ओपन टारगेट हूं, है ना। वो आएंगे और झूम मार के मुझे निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं यूं हूं और बिल्कुल 100% रिलैक्स जैसे होता हूं एंड प्रेजेंट, तो जैसे ही मेरे करीब से गुजरेंगे, मैं हल्के से यूं हो जाऊंगा तो ये निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो वॉइस की भी ट्रेनिंग होती है। जिस तरह से आप जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं और उसको बेहतर से बेहतर बनाते हैं, लेकिन उसमें भी वक्त लगता है। उसकी भी एक्सरसाइजेज हैं, उसकी भी बाज़ मसल्स हैं जिनको बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन उससे भी वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आज आपने एक्सरसाइज कसरत करनी शुरू की तो 3 दिन में तो आप का बदन नहीं बन जाएगा ना। 5-6 महीने बाद हल्का हल्का पता शुरू होगा, 1-2 साल लगेंगे। तो इसी तरह से इसके लिए भी बाज़ एक्सरसाइजेज हैं जो अगर मुस्तकिल तौर पर की जाएं तो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स, इसका एक फ़ायदा ज़रूर होता है। अच्छा, अब आवाज़ आती कहाँ से है? आवाज़ का ताल्लुक़ सांस से है। इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। आप सांस लेते हैं, फिर वो सांस ऊपर आती है और यहाँ पर आपका एक साउंड बॉक्स है, जिससे टकराती है, उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। ये बिल्कुल जैसे कोई गिटार है। गिटार में एक चीज़ होती है प्लेक्ट्रम, ठीक है ना। गिटार से तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं, आर्ट्स काउंसिल का कौमी साज है, हर कोई गिटार लेकर घूमता रहता है। तो प्लेक्ट्रम जो है वो एक प्लास्टिक की चीज़ होती है जिसको आप यहाँ करके प्लेक्ट्रम से आप स्ट्रिंग पर ज़रब लगाते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट करती है ना।
वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। अच्छा, स्ट्रिंग तो वाइब्रेट करती है, लेकिन उस आवाज़ की पूरी फॉर्मेशन उस वक्त तक नहीं होती है जब उसके साथ एक जो हॉलो वुडन बॉक्स होता है, जिसको रेजोनेटर कहते हैं, जब तक वो न हो रेजोनेटर। अगर आप गिटार से उसका रेजोनेटर निकाल दें और सिर्फ फिंगर बोर्ड रहे और स्ट्रिंग्स रहे तो आवाज़ निकलेगी, लेकिन टिप 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 के बाद रुक जाएगी। या रेजोनेटर को आप रुई भर दें तो वहाँ पर जाकर वो आवाज़ रेजोनेट होती है। और बल्कि गिटार या वायलिन या इस किस्म के जितने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके अच्छे बुरे होने का ताल्लुक ही इससे है कि उसका रेजोनेटर कैसा बना हुआ है। ये बनाना तो जो फिंगर बोर्ड है वो बनाना तो बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन जो आर्ट है, जो गुण है, जिसकी वजह से गिटार $500 का भी मिलता है और $5 लाख का भी मिलता है, वो ये है कि ये किस क्वालिटी के वुड से बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, किस प्रोपोर्शन में बना हुआ है। तो ये रेजोनेटर्स होते हैं। तो इसी तरह से इंसान के बोलने में जो चीज़ प्लेक्ट्रम का काम देती है वो है हमारी सांस। ये सांस ऊपर आती है एक जेट की सूरत में, जैसे पानी का जेट नहीं होता है, ऊपर आता है ना, पाइप को आप यूं करें और पानी पीछे से छोड़ दें तो यूं आएगा ना, इस तरह से हवा का एक जेट ऊपर आता है। हवा का ये जेट आपके उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पर जो लैरिंक्स, बिल्कुल लैरिंक्स से टकराता है। लैरिंक्स में उसी तरह की वाइब्रेशन होती है जैसी कि तार में होती है, और फिर वो वाइब्रेशन हमारे जिस्म में मुख्तलिफ रेजोनेटर्स हैं जिनके अंदर जाके रेजोनेट होती है, और उसकी खूबसूरती, उसकी फिनिश, उसकी बॉडी, उसका वॉल्यूम, ये तमाम चीज़ें वजूद में आती हैं। गिटार, सितार वगैरह में एक ही रेजोनेटर होता है, हमारी बॉडी में कई रेजोनेटर्स होते हैं। अच्छा, तो अगर ये तीन चीज़ें हैं तो हमें इन तीन चीज़ों का रियाज करने की ज़रूरत होती है, कि ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बहुत देर तक करनी पड़ती है, महीनों सालों करनी पड़ती है। कुछ लोग तो ज़िंदगी भर करते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ब्रीदिंग की ज़िंदगी, जब से पैदा हुए हम ब्रीथ कर रहे हैं, और बल्कि ज़िंदगी की पहचान ही यही रखी गई है कि जब तक आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आप ज़िंदा हैं। जब आप की सांस ख़त्म हो गई तो कहते हैं ही ब्रीथड हिज लास्ट। सांस ख़त्म हो गई तो आप ख़त्म हो गए। तो सांस इतनी बुनियादी चीज़ है। तो सांस लेने की सिखाने की क्या ज़रूरत है, या उस पर बात करने की क्या ज़रूरत है? हम तो सांस लेते ही हैं आम हालात में।
लेकिन हम जो सांस लेने की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ से, अपनी बेली से उस ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं हम। कोई 3-4 लोग कोई आए, स्टूडेंट्स या कोई भी, अगर आपको दिल चाहे यहाँ पर आए। हम अब बात करेंगे उसको जिसको कहते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग, ठीक है ना। अब आप लोग हाँ जरा सा उनकी वो भी देखें ऐसे जगह पर। अब आप इसको अगर हटा दो सामने से, और आप लोगों ने तो सीखा हुआ होगा। अच्छा चलें, ब्रीथ करें। फिर से करें। ओके, अब आप ब्रीथ करें, सिर्फ आप इनकी ब्रीदिंग देखें, ठीक है। अब आप ब्रीथ करें। इनकी ब्रीदिंग में ये सब ऊपर चढ़ता है और नीचे जाता है। इनकी ब्रीदिंग में, चूंकि ये वॉइस क्लासेस लेते रहे हैं 3 साल से, कोई चेस्ट ऊपर नहीं चढ़ता है, नीचे नहीं जाता है। इसी तरह से आप ब्रीथ करें, ये देखें, और ये जो ब्रीथ करेंगे कुछ नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डायफ्राम ब्रीदिंग। You do not breathe from your chest, you breathe with your diaphragm. डायफ्राम यहाँ पर एक झिल्ली होती है जो इस ऊपरी हिस्से को पेट से अलग करती है। तो ये वाली जो ब्रीदिंग है वो आप देखेंगे, जब मैं सांस अंदर लेता हूँ तो मेरी उंगलियों के बीच में एक गैप आता है ना। इसको देखें, मेरी उंगलियों को देखें, आप लोगों को नजर आता है कुछ? आ रहा ना? तो ये ब्रीदिंग जो है, ये करेक्ट ब्रीदिंग है। ये ब्रीदिंग जब हम करते हैं ना, तो हम इस सब एरियाज को टेंस कर लेते हैं, टेंशन आ जाता है। और जैसा हमने कहा कि टेंशन जो है वो आवाज़ का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवाज़ को डिस्टॉर्ट भी करता है, आवाज़ को कमज़ोर भी करता है। तो और बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसी ब्रीथ करता है। बच्चे की ब्रीदिंग ये होती है। जानवरों की भी देखी होगी आपने, ये वाली ब्रीदिंग होती है। बिल्ली को देखें, कैट को देखें, उसकी ये वाली ब्रीदिंग होती है। तो और जब इसको हम टेंस कर लेते हैं तो आवाज़ फंसने लगती है और बुरी हो जाती है। आपको ताकत लगानी पड़ती है उस टेंशन के ख़िलाफ़। और तो चुनांचे सबसे पहली जो एक एक्सरसाइज है वो ये कि अपने हाथों को ऐसे रखें पेट पर, और इस तरह की ये दोनों उंगलियां जो हैं सिर्फ एक दूसरे को छू रही हों, प्रेस नहीं कर रही हों, और हल्के से हाथ रखा हुआ हो। इट्स नॉट प्रेसिंग अगेंस्ट एनीथिंग, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे सांस लें कि आपको ये पेट
एक्सपैंड करता हुआ महसूस हो। पता चलता है ना, शुरू में ये होता है कि चेस्ट ब्रीदिंग की इतनी आदत होती है कि हल्का हल्का ये होता है, लेकिन बाकी है करने से आपको चेस्ट ब्रीदिंग की आदत ख़त्म होती है और आप डायफ्राम ब्रीदिंग की तरफ आते हैं। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, दिन में 3 मिनट कर लें आप रोज़ाना, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसको करने का एक और भी तरीक़ा है। अब तो स्टूडेंट सामने, तुम आ जाओ। और ये जो है ना, ये कैसे यूँ करते हैं ना, हाँ ये वाली करके बताएं। सर को बिल्कुल ढीला छोड़ो, ये हाथ यहाँ रखो, यहाँ, हाँ यूँ करके, उल्टा करके ऐसे ऐसे यूँ, और सर बिल्कुल ढीला, पूरी बॉडी रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। बहुत कसा हुआ तुमने बॉडी को, इतना टाइट नहीं करो। मैं हिलाऊं तो हिलने चाहिए जैसे हाथी का की सूंड होती है, ठीक है, ढीला बिल्कुल, ठीक है। और अब सांस लो अंदर और बाहर। ये देखें, ये एक्सपेंशन होता है। ये भी एक पोजीशन है जिसमें हम ब्रीदिंग सीखते हैं। एक और पोजीशन बताओगे तुम? काउंट करते हैं वो करके बताओ। सजदे वाला, बिल्कुल जो डाउन जाते हैं। सजदे वाली करके दिखा। सजदे वाला करके बताओ। और हाथ यहाँ रखो। एक ये पोजीशन है। इस पोजीशन में ब्रीदिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आप चाहें भी तो चेस्ट ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, वो होगी ही एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। आए आप लोग। तो ये एक एक्सरसाइज है जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी आवाज़ पर, आपके रिलैक्सेशन पर। अच्छा, अब जब हम बोलते हैं उसमें 2 चीज़ों का हिस्सा होता है, एक तो आवाज़ का होता है और दूसरे अल्फाज का होता है। आवाज़ से हम अल्फाज तराशते हैं, काटते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ है आवाज़ और एक चीज़ है गुफ्तार। बोलना। तो जब आवाज़ से आप अल्फाज बनाते हैं तो हम आर्टिकुलेट करते हैं अपने आप को। हम क्या लफ्ज़ है उसके लिए, हाँ आर्टिकुलेशन। तो अच्छा, आवाज़ें 2 तरह की होती हैं, एक वावल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। और मैं बहुत तेज़ी से इन चीज़ों से गुज़र रहा हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है इनमें से हर एक चीज़ के लिए, ताकि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि होता क्या है आवाज़ की ट्रेनिंग में। तो वावल्स वो आवाज़ होती है जो आपके बॉडी से बग़ैर किसी रुकावट के निकले।
आ, ए, ओ, ई फ्रीली बॉडी से निकल रही है। लेकिन अगर हम उसके रास्ते में एक रुकावट डाल दें, जैसे प, ट, ड, ज, है ना, हमने आवाज के रास्ते में एक रुकावट डाल दी और फिर उसको रिलीज किया, उससे कॉन्सोनेंट्स बनते हैं और ये दोनों मिलाकर अल्फाज बनते हैं। इंटरेस्टिंगली कम से कम मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कॉन्सोनेंट सिर्फ इंसान के पास होते हैं, जानवर वावल्स में बात करते हैं, ओ, हे, चू 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 जो भी है। इसलिए इंसान अल्फाज बनाता है और अल्फाज के थ्रू बात करता है। तो दूसरी चीज़, एक पहली चीज़ तो हो गई, हमें रिलैक्सेशन सीखना है। रिलैक्सेशन के आपको YouTube वगैरह पर भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। छोटा सा कोई वीडियो जो भी आपको सही लगे वो रिलैक्सेशन करने। उसके बाद ये ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं। तीसरी जो चीज़ है वो को जब रिलैक्स स्टेट में आवाज़ निकलती है तो वो कुछ और ही होती है। ये आपने कभी महसूस किया है कि सुबह सुबह टेलीफोन की घंटी बजी, उस लाइन पर आपका दोस्त है, आपने हेलो ही किया तो उसने कहा अभी सोकर उठे हो, है ना। सोकर उठने वाली आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ होती है, इसलिए कि उस वक्त तक हमारी बॉडी को इतना मौका नहीं मिला कि ख़ुद को टेंस कर सके। टेंशन तो दिमाग से शुरू होता है ना, जब सोचते हैं कि अरे 8:30 हो गए, इतने बजे ये करना था, इतने बजे वो करना था, अरे यार फलाना हो गया, है ना। टेंशन को आते आते कुछ वक्त लगता है, लेकिन उससे पहले चंद इब्तिदाई मिनटों में आपकी आवाज़ कुछ और तरह की होती है, रिलैक्स्ड होती है। तो उसी रिलैक्स्ड आवाज़ की तरफ जाने की बात है। अब एक जो और एक्सरसाइज छोटी सी मैं आपको दे सकता हूँ, वावल्स की एक्सरसाइज, आ, ए, ई, ऊ, ओ, आओ, ठीक है ना। 5 होते हैं शायद वावल्स, हाँ। सो लेकिन इसके ग्रेडेशंस भी हैं और इसको डू इट विद अ सेंस ऑफ ड्राइविंग इट फॉरवर्ड, कि आप इसको आगे भेज रहे हैं इस आवाज़ को। आ, ए, ई, ओ, ऊ, और काफ़ी हद तक ये आवाज़ बग़ैर किसी फोर्स के निकल रही है, लेकिन चूँकि ये फॉरवर्ड प्रोजेक्टेड है तो ये आगे की तरफ जाती है ये आवाज़। तो ये तो एक और एक्सरसाइज हो गई। तीसरी जो एक्सरसाइज होती है वो रेजोनेटर्स की एक्सरसाइज होती है। अब हमारे जिस्म में, हाँ कुछ हमारे जिस्म में एक रेजोनेटर यहाँ पर है,
एक रेजोनेटर यहाँ पर है, एक रेजोनेटर यहाँ पर है और एक रेजोनेटर यहाँ पर है। इन सब रेजोनेटर्स की आवाज़ें अलग अलग हैं। ये आवाज़ कुछ और है, ये आवाज़ कुछ और है, ये आवाज़ कुछ और है, ये आवाज़ कुछ और है। तो हम साउंड को अपने जिस्म के मुख्तलिफ रेजोनेटर्स में डायरेक्ट करके मुख्तलिफ साउंड्स निकाल सकते हैं। अब बाज़ बातें जो होती हैं वो नीचे की आवाज़ में कहने से उनका मतलब ज़ाहिर होता है। यार मुझे बहुत अफसोस हुआ, यार मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब अगर मैं कहूँ यार मुझे बहुत अफसोस हुआ, it just doesn't convey, है ना। तो इन रेजोनेटर्स की भी प्रैक्टिस होती है कि आप यहाँ पे हाथ रखें और अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे करें और देखें कि किस वक्त सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर महसूस हो रहा है। और फिर यहाँ पे रखें और देखें कि किस आवाज़ से सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पे महसूस हो रहा है। This is the middle of your voice. फिर अब अजान जो दी जाती है टॉप के रेजोनेटर से दी जाती है आमतौर से, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये मतलब नहीं कि उसकी आवाज़ ही वही, उसकी आवाज़ वही आदमी बाद में आपसे इस तरह भी बात कर सकता है कि जी मैं कल आपके यहाँ गया था, है ना। तो इंसान को या एक्टर को या जिसका भी ताल्लुक़ है आवाज़ से रिलेटेड काम से, उसको मुख्तलिफ रेजोनेटर्स को का सलीका आना चाहिए। अक्सर बाहर के न्यूज़ रीडर्स या वो लोग जो प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं या इवन जो लोग इंटरव्यूज़ देने आते हैं, आप देखें तो उनकी आवाज़ में एक क्लैरिटी होती है, एक सफाई होती है। हमारे सामने बैठे हैं हाशमी साहब, जिनका काम भी यही है, आवाज़ से भी ये भी काम है। खैर, तो आवाज़ को ऊपर नीचे ले जाने की एक्सरसाइजेज इतनी सारी बता नहीं सकता हूँ मैं। ये रेंज इंसानी आवाज़ में मौजूद होती है और इसका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, इसलिए कि अब ये सारा कुछ किस लिए होता है,
इसलिए होता है कि आपकी आवाज़ को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाया जाए। बोल तो हर कोई सकता है, बोलता भी है हर कोई, लेकिन आपकी आवाज़ ऐसा हो कि जो आप महसूस कर रहे हो वो कैरी कर रही हो वो आवाज़। बाज़ कहते हैं यार फलाने की मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बहुत अच्छी है, मेहदी हसन की आवाज़ बहुत अच्छी है। आवाज़ क्या है, क्यों अच्छी है? इसलिए कि वो आवाज़ इज़ अ वेरी एफिशिएंट कैरियर ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स। जो महसूस हो रहा है, जो उस गाने का एसेंस है, वो उस आवाज़ में झलकता है। तो कहते हैं उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। दूसरे लोग भी सुर में गाते हैं, ताल में गाते हैं, लेकिन सुर और ताल के अलावा एक तीसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो है आवाज़। तो चुनांचे बोलने के दौरान अगर आपकी आवाज़ में वो वाला वेरिएशन ना आए, अरे यार तुम्हें पता है मैं क्या हुआ, मैं घर से वहां से निकला और जैसे ही मैं सड़क तक पहुंचा हूं, पता है तुमने मैं क्या देखा? ठीक है ना? अगर मैं इसको कहूँ अरे यार तुम्हें पता है क्या हुआ, मैं घर से निकला और जैसे ही सड़क तक निकला तो मैंने फलानी चीज़ देखी। नाउ दिस इज बोरिंग। अरे यार तुम्हें पता है क्या हुआ, मैं जैसे ही घर से निकला हूँ तो मैं क्या देखता हूँ अपने सामने, अरे बाप रे बाप। ठीक है ना? तो जिन लोगों को कहानी सुनानी आती है, जिन लोगों को ऑडियंस को एंगेज करना आता है, वो इस तरह से ये वेरिएशंस इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग कह रहे हैं वक्त शायद ख़त्म हो रहा है, तो अल्फाज के बनाने में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मम्बलिंग, जो ज़्यादातर हम लोग करते हैं कि यार मैं वहाँ से नाज़ाबाद से गया था ना, तो वहाँ पर आगे मुझे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो बंद थी उधर गाड़ी, तो चौरंगी फिर मैं गया तो उन्होंने कहा नहीं उधर से आ जाएंगे तो होगा। ठीक है ना, है ना? दिस इज़ कॉल्ड मम्बलिंग। और ज़्यादा लोग इस तरह बोलते हैं। बोलने में आपके सफाई आए, एक एक लफ्ज़ जो है ना तरशा हुआ लगे। ज़िया मोहिद्दीन साहब की आवाज़ शायद सुनी होगी, आप सबों ने सुनी होगी। उसमें जादू क्या था, वो सफाई कि एक एक लफ्ज़ जैसे हीरे को कोई तराशता है, उस परफेक्शन के साथ तरशा हुआ लफ्ज़ होता था। तो उसके लिए सफाई चाहिए। तो उसके लिए बस छोटी सी 2-3 एक्सरसाइजेज मैं आपको देता हूँ, फिर ख़त्म करता हूँ। देखें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लफ्ज़ के फॉर्मेशन में, वो एक तो है ज़बान, एक है आपके जॉज, ये ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है ना? तो जॉज और ज़बान की मदद से इनके वेरियस प्लेसमेंट से हम कोई कॉन्सोनेंट साउंड बनाते हैं। तो सफाई से बोलने के लिए एक तो ये कि जब आप बोलें तो जहाँ पर मुंह जितना खुलना है उतना खुले,
यू जिसको यूं करके बात जो करते हैं ना, उसको कहते हैं लेजी जॉज। आपके जॉज जो हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं पूरे तौर पर, सो यू नीड टू एक्सरसाइज देम। और जॉज को एक्सरसाइज करने का एक तो ये तरीका है कि इस एरिया को आप लेके मसाज करें, ठीक है, इस एरिया को लेके मसाज करें। दूसरा जो तरीका है यॉर्निंग, फोर्स्ड यॉर्निंग। This is rather dangerous. Why? It's just like yawning. Yawning is very relaxing. It's just yawning. और 2-3 दफ़ा आप ऐसे यॉन करते हैं तो सचमुच की यॉनिंग होने लगती है ना। और दूसरी जो है टंग की एक्सरसाइज, ज़बान को राउंड एंड राउंड, मेक सर्कल्स। ठीक है, तो उससे आपकी ज़बान और आपके जॉज जो हैं वो हरकत में आ जाएंगे। एक और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है सफाई से बोलने की, कि मैंने इस चीज़ को ऐसे पकड़ लिया है और अब मैं साफ साफ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर तक मैं बोलता रहूँगा, फिर उसको निकाल कर उसी तरह बोलने की कोशिश करूँगा जिस तरह यहाँ से कर रहा था, ठीक है। और एक और एक्सरसाइज, लेकिन इस सब से पहले यार 5 मिनट और। ये एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपकी बोलने में, स्पीच में सफाई लाने की। काका काका गागा गागा काका 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 गागा गागा काका काका गागा गागा काका 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 गागा गागा। ठीक ना। और का और गा का हमने साउंड प्रैक्टिस किया। अब हम करेंगे बाबा 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 नहीं पापा 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 बाबा 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 पापा 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 बाबा क्या है पापा पापा बाबा 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 पापा 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 बाबा 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 पापा पापा। इसी तरह से हम ट और ड को लेंगे।
टा 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 डा 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 टा 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 डा 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 टा 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 डा 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 टा 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 टा। हो क्या रहा है? आप ज़रा सा गौर से क बोलें और ग बोलें तो क और ग के साउंड के लिए ऑलमोस्ट एक जगह से निकलता है, ज़रा सा आगे पीछे है, बट क ग आपके थ्रोट से करीब का एक हिस्सा है जिसको बैक पैलेट कहते हैं या रियर पैलेट वॉटेवर, वो जाके ऊपर की वॉल से टकराता है तो क का साउंड निकलता है, ग का साउंड निकलता है। वो दोनों साउंड्स करीब हैं एक दूसरे से। इसी तरह से प और ब दोनों होठों को जोड़ने से बनते हैं। प ब। इसी तरह ट ड ज़बान के टिप को ऊपर के दांतों के पीछे जब आप रख के बोलते हैं तो ट ड की आवाज़ आती है। इसी तरह से ज च की आवाज़ जो है वो भी करीब करीब निकलेगी। ज ज ज जा च च च चा, वो करीब करीब है। एस एम जेड स स स सा ज ज ज जा, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी ज़बान की टिप निचले दांतों के पीछे आती है तो स और ज का साउंड निकलता है। बहुत से लोग होते हैं, इसमें हमारे बहुत सारे थिएटर स्टूडेंट्स भी होते हैं जो स को बोलते हैं, दोनों दांतों के बीच में ज़बान को लाके वह स को बोलते हैं। सर मैं परसों नहीं आ सकूँगा, है ना, जो वो अक्सर कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं लिस्पिंग। सही जो स का साउंड है वो ज़बान की टिप को निचले दांतों के पीछे रखकर। तो ये जो 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, एक ब्रीदिंग वाली, एक वावल्स वाली, एक रेजोनेटर वाली और एक ये कॉन्सोनेंट्स वाली, इनको अगर आप करें तो चंद महीनों में आपको अपने बोलने के अंदाज में शायद कुछ फ़र्क महसूस हो। ख़त्म करना चाहिए, है ना। अगर कोई आप लोगों को जल्दी से कोई सवालात हो तो हम इसको सवाल ले लेते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकूंगा, ये एक मेडिकल सवाल है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपके जो स्पीच के जो ऑर्गन्स हैं वो आपके दिमाग के सिग्नल्स के साथ प्रॉपर्ली हम आहंग नहीं होते हैं। स्पीच भी ऐसी होती है ना, दिमाग एक सिग्नल भेजता है, उस सिग्नल के ज़ेरे असर आपका मुंह एक फॉर्मुलेशन लेता है, आपकी ज़बान, आपके जॉज कुछ काम करते हैं। तो वो जो आपस का दोनों का कोऑर्डिनेशन है उसमें प्रॉब्लम होता है, बट इट्स ट्रीटेबल, ठीक हो जाता है। लोग करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। स्टेज पर जो आवाज़ दूर तक जाती है वो उसका क्या? जी, मैंने यही कहा कि जैसे आज बोलने के लिए ये लोग मुझे कह रहे थे माइक लेंगे, मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
अब ये आवाज़ पहुंचेगी मज़े से वहाँ तक पहुंचेगी, बल्कि मैं वहाँ से बोलूँ तो भी वहाँ तक पहुंचेगी, और मैं ताकत नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन से, ब्रीदिंग एंड प्रोजेक्शन, एक तो ये वाली ब्रीदिंग एंड इट हैज़ टू बी डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, उसका डायरेक्शन, अब इसकी भी you always use your resonators because you can't speak without your resonators. You will be using one or the other resonator, but the voice has to make it travel forward. मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बोल तो रहा हूँ मगर मैं इस आवाज़ को फॉरवर्ड नहीं भेज रहा हूँ सिग्नल को। अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये आवाज़ कम भी होगी तो वहाँ तक जाएगी। एक्सरसाइजेज हैं, करने से होता है। जो आपने बताया जो बात आप करते हैं, जो अल्फाज आप अदा करते हैं, हर लफ्ज़ का एक असर है, ठीक है? तो उसके साथ अगर हम जस्टिस करते हैं अपनी गुफ्तगू में, तो वो किस हद तक उसका इम्पैक्ट, मतलब जो बात आप कह रहे हैं कि पहुंचती नहीं है, जैसे टीचर्स भी हैं जिनके पास इल्म भी है, नॉलेज भी है, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाते उस हद तक बात को, बनिस्बत कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गुफ्तार में इतनी कुव्वत है। जी जी, कर लेते हैं। नहीं, उसमें कई चीज़ होती हैं। एक चीज़ तो होता है एम्फसिस। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। मैंने एक जुमला कह दिया कि मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो इससे एक ख़ास मतलब निकलता है। अगर मैं कहूँ कि मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो जुमले का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। या मैं कहूँ कि मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो जुमले का मतलब बिल्कुल और बदल गया। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, फिर बदल गया। तो इस एक जुमले में इसको जैसे बोलने के इन्फ्लेक्शन को बदल करके इतना इसके मानी बदल जाते हैं। तो आप अगर सिर्फ कह दें कि मैं कल वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो इसका कोई असर नहीं होगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो किस शिद्दत से कह रहे हैं, और उसको कहने के लिए जो शिद्दत लानी पड़ती है वो आपको आती है कि नहीं। एक स्पीड से बोले जाना वो बोर कर देता है लोगों को। आदाब सर। अच्छा, खुद से होता है। अभी देखा होगा, मैंने कहा एक स्पीड से बोले जाना वो बोर कर देता है लोगों को। कहीं मैंने पॉज का इस्तेमाल किया, मैंने सोच के नहीं किया, लेकिन अनकॉन्शियसली मैंने पॉज का इस्तेमाल किया। अरे यार, बताऊं तुम्हें कि अब मैं बताऊं कैसे तुम्हें? पॉजेस का इस्तेमाल, पिच का इस्तेमाल, ऊपर नीचे करने का, बाज़ चीज़ें बड़ी तेज़ी से। मैं जल्दी घर से निकला यार, अपने तौर पर पूरा तैयार हो गया, लेकिन वहाँ जब पहुँचा तो वो साथ थे ही नहीं। तो बजाय इसके कि मैं वहाँ जल्दी पहुँचा तैयार हो करके, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो वो साहब थे ही नहीं। ये जो बोलने का तरीक़ा है, ये टीचर जब आके क्लास में ऐसे बोलता है
तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं थोड़ी देर में। प्लीज़। वैसे हम नॉर्मल बात करते हैं तो हमारी वॉइस ठीक होती है, लेकिन जब हम तेज़ बोलते हैं हमारी आवाज़ शार्प होती है और उसको रिकॉर्डिंग अगर सुनी जाए तो वो खुद ही अच्छी नहीं लग रही है। इसके लिए क्या टिप्स हैं? वही मैंने कहा कि रेजोनेटर्स की एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई है कि तेज़ी में भी, तेज़ से आपका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, तेज़ होते हैं जैसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जी हाँ हाँ, आम तौर से वॉल्यूम बढ़ाने का तरीक़ा जो है उसको चीखना कहते हैं। मतलब जैसे मतलब मैं इस आवाज़ को भी वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ और मैं इस आवाज़ को भी पहुँचा सकता हूँ। भाई तुम लोग वहाँ इतनी दूर बैठे हो, ये चीखना हो जाता है। और चीखना बहुत ही तकलीफदेह चीज़ होता है सुनने वाले के लिए, ऑडियंस के लिए। जो एक्टर स्टेज पर आकर चीखता है उससे चिढ़ होती है ऑडियंस को, इसलिए वो लगता है कि वो हथौड़ा मार रहा है उसके सर पर। तो चैलेंज ये है कि चीखे बगैर आप आवाज़ दूर तक पहुंचाएं, चिल्लाए बगैर पहुंचाएं। सर आप वाइब्रेशंस का कह रहे थे कुछ के, जो चेस्ट वाइब्रेशंस हैं, इस तरह जो वाइब्रेट होता है तो आवाज़ कुछ आज़ाद होती है। तो दूसरे एक मिसाल आपने दी थी, एक कोयल की मिसाल दी थी आपने, और एक मिसाल दी थी आपने बच्चे की, कि वो उसकी आवाज़ आज़ाद होती है और दूर तक जाती है। मेरा ख्याल है कि वो आवाज़ कहीं ना कहीं ऊपर वाले रेजोनेटर से होती है। क्या आज़ादी का अब पता नहीं ये कोयल के अंदर कितने रेजोनेटर्स होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है एक ही होता हो। अगर सुनने में अगर वो महसूस किया जाए तो मुझे ऐसा शायद ऊपर का रेजोनेटर की आवाज़ जाती है, लेकिन सिर्फ ऊपर के रेजोनेटर से बोलना जो है वो बहुत ही फिर तकलीफदेह होता है। इसका ये नहीं है कि आप कभी नहीं बोलेंगे ऊपर के रेजोनेटर से, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन। आवाज़ का मैं यही पूछ रहा था कि आवाज़ के आज़ाद होने का ताल्लुक उसके वज़नी होने से है क्या? किसी भी रेजोनेटर की आवाज़ आज़ाद हो सकती है। आज़ाद ताल्लुक़ है कि रिलैक्स्ड हो और बग़ैर ताकत लगाए हुए निकले। सर अगर आवाज़ के ताल्लुक से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में दो शख्सियात हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक तारिक अजीज़ और एक ज़ामिल। जी 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 और फिर उसके बाद हमारे जो थे कॉमेडियन में मोइन अख्तर भी। जी बिल्कुल। ये उनके रेजोनेटर्स भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन उनका मेरे ख्याल है डिलीवरी का तरीका नहीं। वो हाँ, एक तो रेजोनेटर्स का ताल्लुक वॉइस से है और डिलीवरी का ताल्लुक आर्टिकुलेशन से है। जो मैंने आर्टिकुलेशन की ये जो एक्सरसाइज बताई, इनका ताल्लुक आर्टिकुलेशन से है। उन दोनों का अगर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने भी यकीनन उनको अपने साथ ही देखा होगा, सुना भी होगा, उन दोनों में आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क है? They were excellent speakers. They should capture the public. नहीं, दोनों अच्छे थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर इंसान की आवाज़ मुख्तलिफ होती है। एक सी कोई दो आवाज़ें एक सी नहीं होती। अच्छा भाई, कट ऑफ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।